आज हम लोग सॉल्व करेंगे डीएलएड 2023 का संस्कृत का पेपर। पहला क्वेश्चन री संयुक्त रूप से है, किसका है फुल फॉर्म? जा और यहाँ का पहला सही है। दूसरा है प्रियंगु शब्द बोधक है, किसका? चने का, चावल का, बाजरे का या तिल का? तो बाजरे का है। क्वेश्चन नंबर 3 नद्य शब्द रूप है, द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन, ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन का है। क्वेश्चन नंबर 4 पठामी शब्द रूप है, गम धातु पठ लिखाई है तो ये पठ धातु का होगा। क्वेश्चन नंबर 5 अशुद्ध वाक्य है, अहम पठामी मोहन गच्छति मयम फलम अनय, ये चौथा आ जाएगा क्योंकि यहाँ मम की जगह मया होगा क्योंकि ये षष्ठी विभक्ति में आता है। क्वेश्चन नंबर 6 अधोलिखित का संस्कृत लिखिए। सरसों का संस्कृत क्या होता है? क्या होता है? शशर्पः होता है, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? शर्पः होता है। ठीक। अगला क्या है? शरीफा है, तो शरीफा को हम लोग सीता फलम कहते हैं। तीसरा क्या है? कटहल, कटहल को पनसह कहते हैं, पनसह ये कहते हैं कटहल को। पीपल को क्या कहते हैं? पीपल को अश्वत्थः कहते हैं। पीपल को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन इसके पहले भी पेपर में आ चुका है, अश्वत्थः। ये हो गया पीपल का। फिर क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित का नाम हिंदी में लिखिए। पलच्छ, पलच्छ को कहते हैं पीपल के पेड़ को कहते हैं पलक्षा। फिर पलाशा, पलाशा पलाश के पेड़ को कहते हैं, उसको टेसू भी कहा जाता है। तुम्बी, तुम्बी को लौकी कहा जाता है। और क्या है? अमृतफलम, अमृतफलम अमरूद का होता है। क्वेश्चन नंबर 8 किन्हीं दो पशुओं के नाम संस्कृत में लिखिए। तो एक श्वान हो जाएगा, श्वान मतलब कुत्ता। दूसरा गजह, गजा मतलब हाथी। अश्वा मतलब घोड़ा। धेनु मतलब गाय। कोई भी दो लिख दीजिएगा जो आपको सही लगे। क्वेश्चन नंबर 9 हित मनोहारी च दुर्लभः वाचा, सूक्ति का हिंदी अर्थ बताइए। कि इसमें यह बताया गया कि ऐसी बात जो अच्छी भी हो और लेकिन साथ में सुनने में भी मधुर हो। तो ऐसी बात बहुत ही दुर्लभ होती है कि जो सुनने में भी अच्छा लगे और अच्छी भी हो। क्वेश्चन नंबर 10 विदुषा शब्द की वचन एवं विभक्ति बताइए। तो विदुषा इसमें तृतीया विभक्ति एक वचन में है। क्वेश्चन नंबर 11 भवतः शब्द का पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों में प्रथमा विभक्ति के सभी वचनों के रूप लिखिए। तो अगर हम लोग पुल्लिंग पहले लिखते हैं तो पुल्लिंग के एक वचन में हो जाएगा भवान, फिर द्विवचन में हो जाएगा भवंतो और बहुवचन में हो जाएगा भवंतः। और वही अगर स्त्रीलिंग में लिखेंगे तो उसके एक वचन में हो जाएगा भवती, द्विवचन में हो जाएगा भवत्यो और बहुवचन में हो जाएगा भवत्यः। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि 5 से 15 तक गिनती संस्कृत में लिखिए। तो पंच हो जाएगा या पंचम लिख देगा, या षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश और पंचदश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 संस्कृत के महेश्वर सूत्रों को लिखिए। तो इसको आप लोग गूगल कर लीजिएगा क्योंकि इसमें जो है बहुत कठिन शब्द लिखे गए। जैसे पहला हो जाएगा आयुड़, दूसरा रिलिक, तीसरा एओड़, चौथा एओच, पांचवा है वरट, छठा लड़, सातवां रिमड डनम, आठवां झभज, 9 धड़ धश, 10 जब गणदश, 11 खफ छठ थट चट तव, 12वां कपय, 13वां शश सर और 14वां हल। तो इसको गूगल करके आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 संस्कृत भाषा के महत्व पर 5 वाक्य लिखिए। तो संस्कृत भाषा सर्वासाम भारतीय भाषाणाम जननी अस्ति, कि संस्कृत भाषा सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। दूसरा हो जाएगा इयं भाषा अति प्राचीनतमा वैज्ञानिकी च अस्ति, यह भाषा अत्यंत प्राचीन और वैज्ञानिक है। तीसरा हो जाएगा संस्कृत साहित्य ज्ञानस्य विशाला भंडारे वर्तते, कि संस्कृत साहित्य में ज्ञान का विशाल भंडार है। चौथा सर्वे वेदा उपनिषदा च संस्कृते एवं लिखिता सन्ति, सभी वेद और उपनिषद संस्कृत में ही लिखे गए हैं। पांचवा हो जाएगा संस्कृत पठनम संस्कृतः संरक्षणाय परमावश्यकम अस्ति, संस्कृत का पढ़ना संस्कृति के संरक्षण के लिए अति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 15 संस्कृत शिक्षण की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए।
तो संस्कृत शिक्षण की प्रमुख विधियाँ पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रकार की ही रही हैं। तो अगर हम लोग पारंपरिक विधियाँ देखें या प्राचीन विधियाँ देखते हैं तो पहले पाठशाला या गुरुकुल विधि यह सबसे प्राचीन विधि है, जिसमें गुरु मौखिक रूप से पढ़ाते थे और छात्र कंठस्थ याद करते थे, जैसे कि ऋग्वेद और पहले काल में होता था कि सब याद किए जाते थे। दूसरा हो जाएगा व्याकरण विधि। इस विधि में व्याकरण के नियम के माध्यम से भाषाएं सिखाई जाती हैं, जैसे अंग्रेजी में सिखाया जाता है, पहले उसको सिखाते हैं, फिर एक भाषा से दूसरे भाषा में उसको ट्रांसलेट करना भी सिखाया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सूत्र प्रणाली, महेश्वर सूत्र या अष्टधाई। फिर तीसरा हो जाएगा पारायण विधि, जिसमें पाठों को लय के साथ बार बार दोहराया जाता है। और चौथा हो जाएगा भाष्य विधि, किसी पाठ या सूत्र का विस्तार पूर्वक व्याख्या करना। और दूसरी, अब ये सारे हो गए हमारे प्राचीन विधियों में। अब नई विधि आएगी आधुनिक विधि। आधुनिक विधि में कौन से हो जाएंगे? प्रत्यक्ष विधि। इस विधि में संस्कृत को संस्कृत में ही पढ़ाया जाता है और इसमें कोई भी दूसरी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दूसरा हो जाएगा भंडारकर विधि। यह विधि व्याकरण अनुवाद पर आधारित है, जहाँ संस्कृत के नियम समझाकर उनका अनुवाद मातृभाषा में कराया जाता है, कि संस्कृत समझा के संस्कृत से हिंदी में जैसे बनाने को कह दिया जाएगा। तीसरा हो जाएगा विश्लेषण या संश्लेषण विधि। इसमें पाठों के अंशों का विश्लेषण किया जाता है और फिर उनका संश्लेषण किया जाता है। पहले मतलब उनको तोड़कर छोटा छोटा पार्ट उसको बताया जाता है, बाद में जोड़कर एक साथ उसको समझाया जाता है। चौथा क्या हो जाएगा? पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तकों को आधार बनाकर क्रमबद्ध रूप से शिक्षण कराना, इसमें पाठ्य पुस्तक विधि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अनुकरण वाचन एवं सस्वर वाचन से आप क्या समझते हैं? अनुकरण का क्या मतलब होता है? नकल करना। अगर अनुकरण वाचन में हम लोग क्या लिखेंगे? जब शिक्षक शुद्ध उच्चारण, उचित लय, गति और विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए पाठ का आदर्श वाचन करता है, तब छात्र द्वारा ठीक उसी प्रकार पीछे पीछे उसको दोहराने को ही अनुकरण वाचन कहते हैं, जिससे छात्र क्या हो जाता है कि उनका शुद्ध उच्चारण होता है, लयबद्धता की कैसे बोलना है वो आता है और वाचन कौशल का भी उनका विकास होता है। सस्वर वाचन क्या होता है? कि स्वर सहित या आवाज़ के साथ उसको बोलना, जैसे कि मतलब किसी भी पाठ सामग्री को उचित ध्वनि, लय, गति और स्पष्ट उच्चारण के साथ बोलकर पढ़ने को सस्वर वाचन कहते हैं। इसका एम मतलब उद्देश्य क्या होता है कि मतलब छात्रों में अर्थ ग्रहण की क्षमता को विकसित करना है, झिझक दूर होती है, मौखिक अभिव्यक्ति को सशक्त बनाना है। यह गद्य पद्य और श्लोकों के शिक्षण में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, संस्कृत में लिंग के भेद को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। कि संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग पाए जाते हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक लिंग। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं? वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसको हम लोग पुल्लिंग कहते हैं, जैसे नर हो गया, बालक हो गए, देव हो गए, वृक्ष हो गए, ये सब जो भी हमको मतलब पुरुष जाति का बोध कराएंगे वो पुल्लिंग हो जाएंगे। स्त्रीलिंग जो वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जैसे नदी हो गई, लता हो गई, कन्या हो गई, शाखा हो गई, ये सब क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग हो जाएंगे। नपुंसक लिंग वे शब्द जो ना तो पुरुष जाति में आते हैं और ना ही स्त्री जाति का बोध कराते हैं, बल्कि निर्जीव वस्तु या भावों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे फलम मतलब फल हो गया, पत्र मतलब पत्ता हो गया, ज्ञान मतलब ज्ञान हो गया, पुस्तका कि मतलब पुस्तकलम मतलब पुस्तक हो गया। तो ये सब ना ही स्त्रीलिंग में है ना ही पुल्लिंग में है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं, गणेशाय मोदकम रोचते। दूसरा है गुरु को नमस्कार है, तो गुरवेह नमः हो जाएगा। राम पढ़ने के लिए काशी जाता है, रामा पठितम काशी गच्छति। चौथा राम श्याम पिता के साथ गया, श्यामः पित्रा सा अगच्छत हो जाएगा। तो इस प्रकार ये पेपर हमारा सॉल्व हो गया। तब तक के लिए धन्यवाद।